चलिए आ जाइए फटाफट लाइव। थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ काम में व्यस्त थे इस वजह से, क्योंकि मेरा हर दिन का शेड्यूल रहता है पहले क्लासेस से पहले मंदिर जाने का। तो आज मंदिर जाने में थोड़ी लेट हो गई क्योंकि राजपाल जी का आगमन है। तो राजपाल जी का आगमन है तो आज पूरे कैंपस को कहीं ना कहीं एकदम पुलिस छावनी में बदल दी गई है, इसीलिए गाड़ी छोड़ करके पाँव पैदल निकलना पड़ा। इसी में आते आते लेट हो गई। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि 8:30 पर क्लास हम अरेंज कर लेंगे, क्योंकि आने में सा समय लगेगा पाँव पैदल, क्योंकि 2-3 मंदिर कवर करने होते हैं, श्याम मंदिर, महादेव का मंदिर, फिर मनोकामना मंदिर, तीनों मंदिर जा करके फिर क्लासेस आते हैं। तो इसीलिए तो करके 8 साढ़े 8 बजे क्लासेस होंगी। बाकी फटाफट जुड़ जाएंगे लाइव, और एक बार ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ मैं। आज हम करने वाले हैं अपना बिजनेस इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। इसे हमने प्रोडक्शन कर ली, कॉस्ट कर ली, डिमांड एनालिसिस कर लिया। इसके बाद प्राइस डिटर्मिनेशंस, मतलब जिस हिसाब से आपके सिलेबस है उसमें जो पॉइंट बाय पॉइंट सिलेबस बना के दिया गया है, उस पॉइंट के हिसाब से सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। बस एक बची हुई कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू बची हुई है, एंड उसके कुछ इकोनॉमिक्स के मिसलेनियस टर्म्स बचे हुए हैं, जो कि आज करेंगे। और ये लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, और आज हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आज बुधवार है, बिजनेस इकोनॉमिक्स कंप्लीट। इसके बाद मतलब हम अकाउंटिंग शुरू करेंगे। अकाउंटिंग में कुछ पार्ट हम लोग कवर किए ही थे, अकाउंटिंग वाला। अकाउंटिंग ऑडिटिंग को कंप्लीट करेंगे, अकाउंटिंग ऑडिटिंग, और टारगेट है कि बिजनेस फाइनेंस, अकाउंटिंग ऑडिटिंग और बिजनेस फाइनेंस को क्या कर लिया जाए, कंप्लीट कर लिया जाए इस महीने के अंदर। जब तक पूरे होली वाली अलग छुट्टी वुट्टी होता है, उसको सब कुछ मिला करके 4th नंबर जो है कंप्लीट कर लिया जाए। तो 1 2 3 4 4 हमारे बिल्कुल एकदम एक सिरे से कंप्लीट रहेंगे। तो करीबन 40 क्वेश्चंस हम वहां से कवर टैकल कर सकते हैं, है ना। तो इसको रिवीजन मोड पर, क्वेश्चंस के रूप में रिवीजन मोड पे रखेंगे, एंड उसके बाद जो बचे हुए यूनिट्स हैं उसको हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले किसकी बात करते हैं? सबसे पहले बात करते हैं हमारे कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू, चैप्टर नंबर 7 की बात हम करेंगे। कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू की बात करेंगे, चैप्टर नंबर 7, और मिसलेनियस टर्म्स की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हर एक दिन की क्लास की शुरुआत एक मोटिवेशनल क्यूट से होती है। तो आज का मोटिवेशनल क्यूट ये है, कल थॉमस जी का देखा था, और आज का मोटिवेशनल क्यूट्स ये है। अपने कॉपी पर नोट डाउन जरूर करेंगे मोटिवेशनल क्यूट्स को। ये रहा मोटिवेशनल क्यूट्स। मोटिवेशनल क्यूट्स पर क्या लिखा हुआ है? लिखा गया है, परफेक्शन इज नॉट अटेनेबल। कभी भी आप अगर चाहेंगे कि ना कि हम परफेक्ट हो जाएं, परफेक्शन इज नॉट अटेनेबल। हम चाहते हैं कि जो सिलेबस है हमारा नेट का, उसमें हम अपने आप को परफेक्ट कर लें, दैट्स नॉट अटेनेबल। वो वहां तक आप नहीं पहुंच सकते, कोई नहीं पहुंचा है ना। क्योंकि 100 में 100 क्वेश्चन किसी को नहीं बनते हैं। किसी के 60 बन रहे हैं, 70 बन रहे हैं, 50 बन रहे हैं, और इवन 70 जाते जाते 80 जाते जाते 70 जाते जाते क्या होता है, टॉप स्कोर में आ जाते हैं, 70 क्वेश्चन तक जाते जाते। तो परफेक्शन हम नहीं ला सकते, परफेक्शन इज नॉट अटेनेबल। परफेक्शन नहीं ला सकते किसी भी चीज में परफेक्ट। हमारा लाइफ परफेक्ट हो जाए, हमारी आर्थिक स्थिति परफेक्ट हो जाए, सामाजिक स्थिति परफेक्ट हो जाए, ये चीज बिल्कुल अटेनेबल है ही नहीं, वो चीज नहीं हो सकती। तो अगर परफेक्शन नहीं हो सकती तो क्या करनी चाहिए? तो परफेक्शन नहीं हो सकती तो उसके लिए बताया गया, बट इफ वी चेज परफेक्शन वी कैन कैच एक्सेलेंस। लेकिन आप डरो मत, कहा कि भाई परफेक्शन इज नॉट अटेनेबल, परफेक्शन हम अटेन नहीं कर सकते, वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन इसके लिए चिंता नहीं करनी है। क्यों नहीं चिंता करनी है भाई? तो चिंता इसलिए नहीं करनी है कि अगर हम चेंज करते हैं परफेक्शंस को, अगर हम परफेक्शंस को चेंज करने लगेंगे, मतलब परफेक्शंस की तरफ भागना शुरू करेंगे, परफेक्शंस को चेंज करेंगे, तो हम चेंज क्या कर सकते हैं पता है? एक्सीलेंस। क्या कर सकते हैं? एक्सीलेंस, है ना। अब ये नहीं कि परफेक्शन हम नहीं ला सकते, परफेक्शन अटेन नहीं हो सकता तो बिल्कुल परफेक्शन को भूल जाएंगे, नहीं। परफेक्शन तो हमें लानी ही लानी है, चाहे वो अटेनेबल हो या ना हो। क्योंकि दिमाग में मेरी एक बात पहले से बैठी हुई है कि अगर परफेक्शंस की तरफ चेंज करेंगे तो हम एक्सीलेंस को कैच करेंगे, एक्सीलेंस को हम कैच कर सकते हैं। ठीक है, परफेक्शंस तक हमें बढ़नी है। अगर परफेक्शंस नॉट अटेनेबल है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम कहां पहुंचेंगे? एक्सीलेंस को कैच जरूर करेंगे, दैट्स अ पॉइंट। ठीक है, तो आज का मोटिवेशनल क्यों कि परफेक्ट नहीं, हमें अगर मान ली परफेक्ट नहीं बनना है, लेकिन सारे सिलेबस को एक बार पढ़ना है। अगर हम सारे सिलेबस को कवर आउट करते हैं, पढ़ते हैं,
तो वहां से हम क्या ला सकते हैं अपने आप में हम ला सकते हैं एक्सीलेंस। क्या ला सकते हैं? एक्सीलेंस। क्लियर? इधर भी 2 यूनिट कंप्लीट है, उधर भी पेपर 1 में 3 यूनिट कंप्लीट है। यूनिट नंबर 1, 2, 3 और 5th नंबर यूनिट हम कम कर रहे हैं। तो एकदम पूरी जोर शोर के साथ उसमें एकदम पूरे लग करके क्या करनी है, तैयारी करनी है। बिल्कुल जोर शोर लगाना है। अभी कोई छुट्टी नहीं, कोई इधर उधर नहीं, बाकी बिल्कुल पूरा ध्यान लगाना है। कहां पर? अपने एग्जाम के ऊपर। ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बुक दे दिए गए हैं, तो वहां से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आपने पढ़ी, उसको जरूर करिए, उस बुक्स को जरूर करिए। ठीक है? मान लीजिए मैं जब करवाऊंगा आपकी अपनी जो आपके पास जो बुक्स हैं दी गई, पेपर 1 की भी दी गई है एंड पेपर 2 की भी है, तो उन दोनों को जिनके पास नहीं है वो क्या करिए, वो वहां से डाउनलोड करिए। पीडीएफ स्कैन करके दिया गया है, वहां से डाउनलोड करिए, प्रिंट निकालिए, जैसा भी होता है अपने मैनेजमेंट से बात करके काम करिए उस पर। लेकिन वो चीजें प्रैक्टिस जरूर रखिए। ये नहीं कि हम लास्ट टाइम में प्रैक्टिस करेंगे, नो, अभी से प्रैक्टिस शुरू करनी है। जो यूनिट कवर आउट होता चला जा रहा है उसके क्वेश्चंस करते जाइए, उसमें जो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है या कोई नई क्वेश्चंस आती हैं तो उसको सीखते जाइए, ताकि जब तक एग्जाम हो अपने आप को पूरा 100% परफेक्ट कर सके। अटेनेबल। अगर हम परफेक्ट करने के चक्कर में चलेंगे तो क्या होगा, हम एक्सीलेंस को तो कैच करेंगे ही ना। क्या करेंगे? एक्सीलेंस को हम कैच करेंगे। ठीक है? चलिए, सबको गुड मॉर्निंग जी। आज लास्ट टॉपिक है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, इसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स कंप्लीट, और इसके बाद 2-3 दिन का मैं समय दे रहा हूं। तो अब तक जितने भी इंटरनेशनल बिजनेस के हों, चाहे बिजनेस इकोनॉमिक्स के पार्ट हो, उन सबको क्या करना, वीडियोस की रिकॉर्डेड पड़ी हुई है, अब जा करके उसको अच्छी तरह से रिवीजन करिए, उसको देखिए, जहां कोई दिक्कत आती है जिस पॉइंट में, उस पॉइंट्स को इसी सप्ताह में, ठीक है, इसी सप्ताह में शनिवार यानी तो रविवार, ठीक है, शनिवार या रविवार, वो डेट बता दूंगा मैं, शनिवार को करना है या रविवार को करना है, तो शनिवार या रविवार दोनों में से कोई एक दिन आकर के बिल्कुल पूछ सकते हैं, या डाउट सेशन लेकर के उसको पूछ करके खत्म करना है। बाकी क्वेश्चंस अपनी सिरे से करते रहने हैं। और उस किताब की खास बात बताता हूं कि वहां पर हर एक मतलब चैप्टर वाइज एमसीक्यू दिए हुए हैं। इस साल मतलब इस साल इसमें पूछा गया या नहीं पूछा गया, कब पूछा गया, और उसके आंसर्स भी वहां पर दिए हुए हैं। तो क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसके आंसर्स को देखेंगे, फिर देखेंगे कि मेरा आंसर क्या है एंड उसने क्या आंसर्स किए हैं। ठीक है? उसके एक्सप्लेनेशन भी वहां मौजूद हैं। तो भाई वो बहुत ज्यादा क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा पूरे क्वेश्चंस को एकदम स्मूथली समझने में, है ना, स्मूथली पूरा उसको समझने में बिल्कुल क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा। तो उसको जरूर करना है। पेपर 1 में 1 और 2 यूनिट्स को, और इधर भी 1 और 2 यूनिट 1 और यूनिट 3 को, बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट नंबर 3 है, यूनिट नंबर 1 और 3 को कवर आउट करने में क्या करेगा, पूरी की पूरी हेल्प करेगा। ठीक है? चलो बढ़ते हैं अपने चैप्टर नंबर 7 की तरफ। ये क्या हो गया, परफेक्ट, चैप्टर नंबर 7 की तरफ। चलिए, ये रहा पीडीएफ, आपके पास नोट्स इसी तरह से दिया गया होगा। सबसे पहले इसमें बात करनी है कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू के बारे में। ठीक है? हमने कॉस्ट पढ़ लिया, प्रोडक्शन पढ़ लिया, डिमांड पढ़ लिया, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी पढ़ ली, बट अभी तक रेवेन्यू को टच नहीं किया। तो थोड़ा समय रेवेन्यू के ऊपर भी देंगे। एंड मिसलेनियस टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के कुछ मिसलेनियस टर्म्स हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया जी। सबसे पहला कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू के बारे में, पहली चर्चा किसके बारे में, कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू के बारे में, है ना, कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू के बारे में पहली चर्चा है। कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब क्या, रेवेन्यू का मतलब होता है सर आय, इनकम। रेवेन्यू का मतलब क्या, आय, इनकम, आय कह लीजिए, इनकम कह लीजिए। रेवेन्यू का मतलब है आय, इनकम। क्लियर? रेवेन्यू का मतलब आय, इनकम। द रेवेन्यू ऑफ अ फिल्म फॉर्म, यहां पर फॉर्म होगा, द रेवेन्यू ऑफ ए फॉर्म टुगेदर विथ इट्स कॉस्ट डिटरमाइन द प्रॉफिट्स। और रेवेन्यू और कॉस्ट से ही हमारा क्या निकलेगा, प्रॉफिट जनरेट होगा। मान लीजिए रेवेन्यू हमारा आ रहा है 100 रुपया, कॉस्ट हमारा पास 90 रुपीज, तो 10 रुपीज इज प्रॉफिट। तो बोला कि द रेवेन्यू ऑफ ए फॉर्म टुगेदर विथ इट्स कॉस्ट डिटरमाइन द प्रॉफिट। वी देयरफॉर टर्न टू द स्टडी ऑफ द कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू मींस सेल्स रिसीट। रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स रिसीप्ट। सेल्स रिसीट हमारा कितना हुआ है, हमने सेल करके किसी वस्तु या सर्विस को सेल करके कितना पैसा कमाया है, हमारा सेल रिसिप्ट कितना है, वही हमारा क्या कहलाएगा, रेवेन्यू कहलाएगा।
हमारा सेल्स रिसिप्ट कितना है वही हमारा क्या कहलाएगा, रेवेन्यू कहलाएगा। ठीक है, इट इज द रिसिप्ट्स ऑब्टेन्ड बाय एक्शन फ्रॉम सेलिंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। रेवेन्यू डिपेंड्स ऑन द प्राइस एट विच द क्वांटिटीज ऑफ आउटपुट आर सोल्ड बाय फर्म। मतलब इट इज द रिसिप्ट, ये क्या है, रिसिप्ट की तरह काम करता है। रिसिप्ट ऑब्टेन्ड बाय एक्शन फ्रॉम सेलिंग, मतलब सेलिंग के द्वारा जो हमारे पास रिसिप्ट प्राप्त हो रहा है वो रिसिप्ट हमारा क्या कहलाएगा, रेवेन्यू कहलाएगा। वो रिसिप्ट क्या कहलाएगा, हमारा रेवेन्यू कहलाएगा। रेवेन्यू डिपेंड्स ऑन, रेवेन्यू किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द प्राइस एट विच द क्वांटिटीज ऑफ आउटपुट आर सोल्ड बाय अ फर्म। रेवेन्यू डिपेंड करता है, वो रेवेन्यू डिपेंड करता है उस प्राइस पर जिस प्राइस पॉइंट पर क्वांटिटी को क्या किया गया, सोल्ड किया गया है। और फर्म्स रेवेन्यू में बी क्लासिफाइड एज, एक फर्म के रेवेन्यू को कितना निम्नलिखित भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन से हैं वो, सबसे पहला है टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। जैसा कि हमारा कॉस्ट था, नहीं क्या था हमारा कॉस्ट, नहीं था हमारा क्या था, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। ठीक उसी तरह से टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। तो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, टोटल रेवेन्यू की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, टोटल रेवेन्यू की बात करेंगे। सबसे पहला किसका, टोटल रेवेन्यू का, फिर मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे, फिर एवरेज रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला किसके बारे में बात, टोटल रेवेन्यू के बारे में। किसके बारे में, टोटल रेवेन्यू के बारे में। व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू हमने समझ गया कि भाई जितनी क्वांटिटी हमने बनाई है उसको हमको सोल्ड करना है। तो जब सोल्ड करेंगे तो पहले से हम प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डिसाइड कर चुके हैं कि इस प्राइस पर हमको क्या करना है, इस क्वांटिटी को सोल्ड करना है, इस सर्विस को क्या करना है, लोगों तक पहुंचाना है। तो उस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी हमने बेची, मतलब कितना यूनिट्स उसका सोल्ड किया है, उस यूनिट के साथ उस प्राइस को क्या करना है, गुना करना है। उस यूनिट्स के साथ उस प्राइस को क्या करना है, गुना करना है। और जब दोनों को गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, तब हमारा निकल के आएगा रेवेन्यू। सेल्स रिसिप्ट मतलब रेवेन्यू, क्या निकल के आएगा, सेल्स रिसिप्ट निकल के आएगा, रेवेन्यू निकल के आएगा। ठीक है, अब इसको तीन भागों में बांटा गया, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। कौन कौन सा, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, टोटल रेवेन्यू की। किसकी बात करेंगे, टोटल रेवेन्यू की बात करेंगे। टोटल रेवेन्यू की बात अगर क्या, तो बोला टोटल रेवेन्यू इज द टोटल सेल रिसिप्ट ऑफ द आउटपुट सोल्ड ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक दिए गए समय में जो हमारा टोटल रेवेन्यू क्या होता है, कितने आउटपुट हमने सोल्ड किए हैं, किसी प्राइस पॉइंट पर कितने आउटपुट हमने सोल्ड किए हैं, उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारा क्या निकलेगा, टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, द क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड, उस प्रोडक्ट का कितनी क्वांटिटी हमने सोल्ड की है। क्या हो जाएगा, टी आर बराबर पी इंटू क्यू, पी फॉर प्राइस, क्यू फॉर क्वांटिटी ऑफ दीज गुड्स। ये दोनों को जब गुना करेंगे तो क्या निकल के आएगा भैया हमारा, इन दोनों को जब गुना करेंगे तो निकल के आएगा हमारा टोटल रेवेन्यू। क्या निकल के आएगा, टोटल रेवेन्यू। ठीक है, अगली बात करते हैं एवरेज रेवेन्यू की। एवरेज का मतलब क्या होता है, औसत। तो औसत बराबर क्या होता है, टोटल भागा क्वांटिटी। तो वही चीज यहां पर किया गया, रेवेन्यू ऑब्टेन्ड पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड इज टर्म्ड एज एवरेज रेवेन्यू। पर यूनिट पर यूनिट रेवेन्यू कितनी हमको मिली, ये तो हो गई टोटल रेवेन्यू ना। कि मान लीजिए हम 10 रुपए प्राइस रख रहे थे, हमने क्या किया, 10 रुपया प्राइस रखा और उस वस्तु के 100 यूनिट हमने सोल्ड की, तो कितनी आ गई, 1000 आ गई। 1000 हमारा क्या है, ये टोटल रेवेन्यू है। 1000 हमारा क्या है, टोटल रेवेन्यू है। लेकिन हम टोटल रेवेन्यू की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसकी, एवरेज रेवेन्यू की। तो एवरेज रेवेन्यू में क्या हो जाएगा, पर यूनिट ऑफ आउटपुट, पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। ठीक है, पर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड इज टर्म्ड एज एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या है, पर यूनिट आउटपुट सोल्ड इज एवरेज रेवेन्यू। इट इज सिंपली द टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड। बस ये एकदम सिंपली इसको कह सकते हैं, AR बराबर TR बटा Q, AR बराबर TR बटा क्वांटिटी। इसको क्या कहेंगे, एवरेज रेवेन्यू कहेंगे। क्या कहेंगे, एवरेज रेवेन्यू कहेंगे। मतलब टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड। जितनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स सोल्ड की है उसको उससे भाग देना है, किसमें, टोटल रेवेन्यू में। टोटल रेवेन्यू में भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा, एवरेज रेवेन्यू। क्या निकल के आएगा, एवरेज रेवेन्यू। क्लियर। अगली हमारी मार्जिनल रेवेन्यू, MR। अगली क्या है हमारी, मार्जिनल रेवेन्यू, MR। Marginal revenue is the addition made to the total revenue by selling one more unit of the item, or simply it is the revenue or sales received to the marginal unit of the firm's sale।
मतलब अगर एक वस्तु को बेच रहे हैं तो हमारा टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। 2 को बेचेंगे तो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है टोटल रेवेन्यू। 3 को बेचेंगे तो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो अब मान लीजिए एक मतलब पहला यूनिट बेच रहे थे तो कितना 10 आ रहा था, तो एक ज्यादा यूनिट बेचने पर, जस्ट 1 यूनिट और एक्स्ट्रा बेचने पर कितनी, तो कितना हो जाएगा 10, यहां भी 10। मतलब बोला कि सेलिंग 1 मोर यूनिट, एक यूनिट और बनाने, जैसे एमसी के बारे में कहा था, एमसी में कहा था ना कि मार्जिनल कॉस्ट, एक यूनिट और अगर बना लें तो कितना कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो उसको कहा था हमने मार्जिनल कॉस्ट। सेम चीज यहां भी है, सेम चीज यहां भी है कि भाई एक 1 मोर यूनिट अगर क्या करता है, अगर वो मोर और बेचे तो वहां से कितना रेवेन्यू एक्स्ट्रा प्राप्त होगा, वही एक्स्ट्रा रेवेन्यू हमारा क्या कहलाएगा, वही एक्स्ट्रा रेवेन्यू हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कहलाएगा, वही एक्स्ट्रा यूनिट हमारा क्या कहेगा, मार्जिनल रेवेन्यू कहलाएगा। क्लियर, वही एक्स्ट्रा यूनिट हमारा क्या करेगा, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो एम आर मार्जिनल रेवेन्यू बराबर टोटल रेवेन्यू एन माइनस टोटल रेवेन्यू एन। मतलब एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचना है, उस एक्स्ट्रा यूनिट बेचने पर जो एक्स्ट्रा पैसा वहां पर आ रहा है वही हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू डिपेंड करता है दो चीजों पर, कि कितनी प्राइस है उस क्वांटिटी ऑफ, मतलब उस गुड्स की कितनी प्राइस रखी गई है, और उस गुड्स की कितनी क्वांटिटी को क्या किया गया, सोल्ड किया गया, उसकी प्राइस क्या है और उसकी कितनी क्वांटिटी को क्या किया गया, सोल्ड किया गया। ये दोनों इन दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हमारा रेवेन्यू। क्या डिपेंड करता है, रेवेन्यू इन दोनों यूनिट्स पर डिपेंड हमारा करता है। क्लियर है बात, चलो बहुत बढ़िया जी। हाँ, नेक्स्ट आइटम की बात करते हैं। अब यहां पर रिलेशनशिप बिटवीन ए आर एंड एम आर, ठीक है। ए आर एंड एम आर जो रिलेशनशिप बच गया था वो हमने कहा था ना क्लास में, हम करवा देंगे जरूर। तो ए आर और एम आर, ए आर और एम आर के बीच जो एडिशनल, ए आर और एम आर के बीच जो क्या है रिलेशनशिप, उस रिलेशनशिप को यहां पर पूरा डिफाइन किया गया, ए आर और एम आर। भाई ए आर बोले तो एवरेज रेवेन्यू, एम आर बोले तो मार्जिनल रेवेन्यू। बोला कि ए आर रिलेशनशिप बिटवीन ए आर और अगर एम आर की बात करेंगे तो डिपेंड्स ऑन द मार्केट फॉर्म। ये डिपेंड किस पे करता है, मार्केट फॉर्म पर डिपेंड करता है कि किस तरह का मार्केट का फॉर्म्स है। तो कल हमने पढ़ा है मार्केट का फॉर्म्स, तो कितने पढ़े मार्केट के फॉर्म्स के बारे में, पढ़ा है कौन सा, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट। तो अब चारों मार्केट में रिलेशन बिटवीन ए आर और एम आर क्या होगा, चेंज होता रहेगा, क्योंकि ए आर और एम आर का जो रिलेशन है वो डिपेंड करता है किस पर, मार्केट फॉर्म्स पर, विद इन विच द फॉर्म्स अंडर कंसिडरेशन इज ऑपरेटिंग। For the purpose of revenue analysis, market firm can be classified into perfect competition and imperfect competition. लेकिन एक बात बहुत अच्छी कर दी है, एक बात बहुत अच्छी कर दी है कि जैसे ही रेवेन्यू वाले टर्म में आते हैं, नहीं रेवेन्यू एनालिसिस करने के लिए आते हैं, तो वहां पर मार्केट को केवल दो भागों में बांटा गया। क्या किया गया है, अगर रेवेन्यू वाले टर्म में आएंगे तो वहां पर केवल मार्केट को दो भागों में बांटा गया, एक है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, एक है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। जबकि कल हमने पढ़ा है मार्केट फॉर्म्स में कितनी, चार पढ़ी है ना, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, मोनोपोली मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट, ओलिगोपोली, ठीक है, ओलिगोपोली मार्केट। लेकिन जब कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू के अंदर हम आएंगे, रेवेन्यू एनालिसिस करने आएंगे, तो वहां पर मार्केट को केवल दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, केवल दो भागों में बांटा गया। एक है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, एक है परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट और दूसरा है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। केवल दो भाग में, परफेक्ट कंपटीशन, इनपरफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। तो भाई रिलेशन बिटवीन ए आर और एम आर डिपेंड करता है मार्केट फॉर्म्स के बारे में, और यहां पर मार्केट फॉर्म को केवल दो भागों में बांटा गया है, परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। द रीजन बिहाइंड दिस क्लासिफिकेशन इज दैट परफेक्ट कंपटीशन ऑफ द फॉर्म इज अ प्राइस टेकर। हमने पढ़ा हुआ है कि परफेक्ट कंपटीशन में हम क्या होते हैं, प्राइस टेकर होते हैं। जो सेलर होता है वो प्राइस टेकर होता है, ना कि प्राइस मेकर होता है, क्योंकि जो सब मिलकर क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे, वही हमको प्राइस लेना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि हम भी वही पेन बेच रहे हैं और कोई दूसरा भी वही पेन बेच रहा है, वो बेच रहा है 5 रुपए में और हम बेचेंगे 50 रुपए में, तो होगा क्या, होगा क्या, वो बेच रहा है 50 रुपए में, तो होगा क्या, नहीं होगा ना, है ना, वो नहीं होगा। क्या वो दोनों दोनों भाई हम दोनों को क्या करना पड़ेगा, सेम प्राइस पे बेचनी पड़ेंगी। तो वहां पर ए आर और एम आर दोनों क्या होने चाहिए,
परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फर्म प्राइस टेकर, हेंस AR बराबर MR एट ऑल लेवल ऑफ सेल्स। कितने भी सेल्स के लेवल्स को बढ़ा ले, AR और MR हमेशा क्या होगा हमारा बराबर होगा। कितने भी क्या कर ले हम सेल्स के लेवल को बढ़ा ले, AR और MR दोनों क्या होगा बराबर होगा। क्या होगा, AR और MR दोनों बराबर होंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के, तो वहां पर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में वो क्या होता है, प्राइस टेकर होता है। क्या होता है, प्राइस टेकर होता है। और प्राइस टेकर की जब भी बात करेंगे तो वहां पर AR और MR दोनों क्या होगा बराबर होगा। AR और MR क्या होगा, दोनों बराबर होगा एट ऑल लेवल ऑफ सेल्स। कितने भी लेवल सेल्स बढ़ा लिया जाए, AR और MR दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। वाइल इन इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मतलब कि इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन की अगर हम बात करेंगे तो AR एंड MR आर डिफरेंट टू द फॉर्म अंडर स्टडी। लेकिन जब भी हम इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात करेंगे तो AR और MR दोनों बराबर नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि वहां पर कंडीशन चेंज होती चली जाएंगी, और कंडीशन चेंज होती चली जाएंगी तो AR कभी हो सकता है AR ज्यादा भी हो MR से, कभी MR से कम भी हो जाए। मतलब ये विभिन्न तरह की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। क्या कर सकती है, विभिन्न तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो अलग अलग कंपटीशन के अंदर उसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहला क्या है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन। बोला अंडर परफेक्ट कंपटीशन वेरी लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, hence the market forces of supply and demand determine the price, and that the price prevails of all the firms in this industry. It is also known as shown in figure 1. Each firm can sell as much it wishes at a ruling market price OP. Thus the demand for the product is infinitely elastic. Since the demand curve is the average revenue curve for the firms and AR is unchanged at all levels, hence MR is equal to AR at all levels. जैसे इसको यहां पर दिखाते हैं। अब भाई क्या है कि आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बना रहा है, प्राइस टेकर है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बना रहा है और क्या है, प्राइस टेकर है। अब यहां पर क्या है, प्राइस दी हुई है, प्राइस दी हुई है। प्राइस तो एक सेट हो जाएंगी ना कि वहां इतना ही लेना है, प्राइस में तो वेरिएशन नहीं कर सकते हैं। प्राइस क्या हो जाएंगी, सेट हो जाएंगी, प्राइस इतनी लेनी है। तो प्राइस हमें P1 लेना है। क्या करना है, प्राइस हमें P1 लेना है। तो प्राइस हमें P1 लेना है और यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी मिलियन में, मान लीजिए 1 क्वांटिटी, 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। ठीक है, अब हम बात अगर करेंगे वहां पर, यहां से धीरे धीरे करके क्वांटिटी सोल्ड करते जाएंगे और प्राइस मान लीजिए हमने क्या कर 10, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 पर हो जाएगा। ये 1 गुने 10, फिर 2 गुने 10, 3 गुने 10, 4 गुने 10 और 5 गुने क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, नहीं ना। अब मान लीजिए कि अगर हम प्राइस सेट कर चुके हैं कि प्राइस टेकर है, प्राइस हमने सेट किया 10 रुपया, एक यूनिट जब हम बेच रहे हैं तो टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है, 10 रुपया। एवरेज कितना आ रहा है, 10 रुपया, और मार्जिनल कितना है अभी 10। 2 यूनिट जब बेच रहे हैं तो टोटल रेवेन्यू कितनी 20, मार्जिनल कितनी 10, और एवरेज कितनी हो जाएगी 10। फिर 3 यूनिट हम अगर बेच रहे हैं कितनी हो जाएंगी, टोटल रेवेन्यू 30, एवरेज रेवेन्यू कितना 10, और मार्जिनल कितना, वो भी 10। यहां पर देख रहे हैं ना, कितने भी लेवल्स ऑफ सेल्स अगर हम बढ़ा दें, कितने भी लेवल्स ऑफ सेल्स हम बढ़ा दें, AR और MR हमेशा बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि यहां पर प्राइस टेकर हैं, हम प्राइस टेकर हैं, और प्राइस मेकर तो है नहीं कि हम प्राइस में ऊपर नीचे चेंज करेंगे। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में कोई भी सेलर होता है वो प्राइस टेकर होता है। प्राइस टेकर मतलब मार्केट की डिमांड ही बताएंगी, सप्लाई ही बताएंगी कितना प्राइस हमको लेना है, और वो प्राइस एक फिक्स्ड हो जाता है। तो प्राइस एक फिक्स्ड हो गया यहाँ पर 10 रुपया, तो 1 यूनिट बेचा तो 10 रुपया, तो टोटल रेवेन्यू 10, एवरेज रेवेन्यू 10, मार्जिनल रेवेन्यू 10। 2 बेचा, टोटल रेवेन्यू 20, मार्जिनल रेवेन्यू 10, एवरेज रेवेन्यू 10। भाई कितने भी यूनिट्स आप सेल्स कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट एक चीज हमेशा सेम रहेगा। क्या रहेगा सेम, तो वो सेम रहेगा हमारी AR और MR। AR MR हमेशा बराबर होंगे, बिकॉज प्राइस आपने क्या कर दी है, प्राइस टेकर कर दिया, और प्राइस हमने क्या कर दिया, फिक्स्ड कर दी। प्राइस इसी लाइन पर रख रहे हैं तो सब AR और MR हमेशा बराबर ही होता चला जाएगा। तो इसी लाइन पर क्या हो जाएंगे, AR और MR आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, AR और MR आ जाएंगे। इसी प्राइस पर क्या हो जाएंगे, AR और MR आ जाएगा हमारा दोनों। P1 पे ही, मतलब प्राइस के जो वो लाइन खींची गई है ना, उसी पर क्या आ जाएगा हमारा, AR और MR दोनों आ जाएगा। यहां तक क्लियर समझे।
कि भाई रिलेशनशिप बिटवीन एआर और एमआर अगर करना हो तो ध्यान रखना है सबसे पहले कि ये डिपेंड करता है किस पर, मार्केट फॉर्म्स पर। और यहां पर मार्केट फॉर्म्स दो प्रकार के होते हैं। मार्केट फॉर्म्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन सा? परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। कौन सा? परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन। ना समझे? कौन सा? परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन होते हैं, दो पार्ट में बटी होती है। अब अगर हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, तो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कहा कि भाई जो सेलर होता है वो प्राइस टेकर होता है, इसीलिए एआर और एमआर हमेशा बराबर होगा। बट अगर इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं हम, तो वहां पर एआर और एमआर की स्थिति चेंज होती चली जाएंगी, है ना? क्यों? क्योंकि वहां पर प्राइस फ्लक्चुएशंस की स्थिति बनी रहती है। अगर मोनोपोली है तो अपने हिसाब से दाम सेट कर सकते हैं, मोनोपोलिस्टिक है, ओलिगोपोली है, कैसा कंडीशन है वो तो वही बताएगा ना जब हम क्या करेंगे, उस मार्केट में एंट्री करेंगे। तो वहां पर क्या हो जाएंगे, फिर एआर और एमआर में रिलेशन क्या होगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बट अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो वहां पर क्या होगा, एआर और एमआर हमेशा बराबर होगा, चाहे हम सेल्स की वॉल्यूम कितनी भी क्यों ना बढ़ा दे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहां तक समझ में आया? ये पहले बताइए, यस और नो? यहां तक समझ में आया सबको? यहां तक समझ में आया? ये पहले बता दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। यहां तक क्लियर? अच्छा, कोई नहीं बोल रहा, नहीं क्लियर है क्या? ये पहला परफेक्ट कॉम्बिनेशन में उसका रिलेशन समझ में आया? सो बताइए पहले। इतना ज्यादा थी हो गया कि भाई अभी से इसी चलाना पड़ रहा है। चलिए, समझ में आया यहां तक? चलो, बहुत बढ़िया। हम्म चलिए, बात करते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन की। किसकी बात करते हैं? इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं। ये तो परफेक्ट कंपटीशन की बात हुई ना। अंडर इम्परफेक्ट कंपटीशन, बोला व्हेन कंपटीशन इज नॉट परफेक्ट, कंपटीशन क्या है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, the firm will be face downward sloping demand curve whether market form is monopolistic competition, oligopoly और monopoly। देखिए, अगर अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो बिल्कुल परफेक्ट कंपटीशन हो गया, प्योर जैसी बात हो गई। अगर ओलिगोपोली मार्केट है, अगर मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, अगर मोनोपोली मार्केट है, तो वो सारे किस में आ जाते हैं? इम्परफेक्ट कंपटीशन में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? इम्परफेक्ट कंपटीशन में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? इम्परफेक्ट कंपटीशन में आ जाते हैं। समझे बात? कहां पे आते हैं? इम्परफेक्ट कंपटीशन में आ जाते हैं। बोला डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व मींस फर्म कैन सेल लार्जर क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ओनली लोअरिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। भाई, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसका मतलब ये है कि फर्म्स लार्जर क्वांटिटी सेल कर सकता है। कैसे सेल कर सकता है लार्जर क्वांटिटी? तो लार्जर क्वांटिटी तभी सेल कर सकता है जो वो क्या करेगा, प्राइस को डाउन करेगा। क्या करेगा? प्राइस को डाउन करेगा। वो लार्जर क्वांटिटी सेल कर सकता है कब? जब वो क्या करेगा, प्राइस को डाउन करेगा। जितना प्राइस को डाउन करता जाएगा, क्वांटिटी उसकी उतनी बढ़ती चली जाएगी। इन अदर वर्ड्स, इन परफेक्ट कंपटीशन एआर कर्व वुड बी डाउनवर्ड स्लोपिंग for the firm when average revenue curve is downward sloping, marginal revenue curve would be below AR। और जब अगर मान लीजिए हम क्या होगा, जैसे इम्परफेक्ट कंपटीशन है, हम प्राइस घटा रहे हैं तो हमारी क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी। जब हम प्राइस अगर घटाएंगे तो क्वांटिटी तो हमारी बढ़ जाएंगी। लेकिन एआर अगर कर्व डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है तो एमआर बिल्कुल एआर के नीचे होगा। एमआर कर्व बिल्कुल एआर के नीचे होगा। कैसे नीचे होगा तो वो दिखाते हैं। सबसे पहले तो इसको देखिए, इस फिगर को, और यहां पर हम एक समझाते हैं। देखिए ध्यान से कि सबसे पहला हमारा प्राइस, हमारा प्राइस हम कितना रख रहे हैं? प्राइस रख रहे हैं 10 रुपया। प्राइस रख रहे हैं 10 रुपया। प्राइस 10 रुपया रख रहे हैं तो हम दो क्वांटिटी बेच रहे हैं। कितना? दो क्वांटिटी। क्वांटिटी कितना बेच रहे हैं? दो।
तो टोटल रेवेन्यू हमारा कितनी हो जाएंगी? 20 रुपए हो जाएंगी। टोटल रेवेन्यू 20 रुपए हो गई है, तो हमारी एवरेज रेवेन्यू कितनी हो जाएंगी सर? एवरेज रेवेन्यू हो जाएंगी हमारी 10 रुपए। एवरेज रेवेन्यू 10 हो जाएगी। मार्जिनल रेवेन्यू कितनी हो जाएंगी हमारी? तो सर मार्जिनल रेवेन्यू कितनी हो जाएंगी? मार्जिनल रेवेन्यू कितनी, यहां पर कितना मार्जिनल रेवेन्यू? 20 का 20 ही होगा अभी। एक मिनट, नहीं एक मिनट, इसको ध्यान से करना पड़ेगा। प्राइस अगर हम 10 रुपए रख रहे हैं तो क्वांटिटी हम बेच रहे हैं कितना? 1। टोटल रेवेन्यू हमारा कितना है? हमारा मान लीजिए टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 10। एवरेज रेवेन्यू कितना हो जाएगा हमारा? एवरेज रेवेन्यू हो जाएगा 10 रुपए। एवरेज रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 10। एंड मार्जिनल रेवेन्यू भी कितनी हो जाएंगी हमारी? 10 रुपए हो जाएंगी। नहीं, सब कुछ 10 10 10 10 10। अब प्राइस को हम सीधा डाउन कर रहे हैं, प्राइस को डाउन कर रहे हैं, प्राइस को डाउन कर रहे हैं 8 रुपए। प्राइस को कितना डाउन कर रहे हैं? 8 रुपए। 8 रुपए जैसे ही डाउन कर रहे हैं तो हम 3 क्वांटिटी बेच रहे हैं, उसका 3 पीस बेच रहे हैं। तो टोटल रेवेन्यू हमारी कितनी हो जाएंगी? 24। एवरेज कितनी हो जाएंगी? 8। और मार्जिनल कितनी हो जाएंगी? मार्जिनल कितनी हो जाएंगी? नहीं एक मिनट, इसको दो दो करके करना पड़ेगा, एक दो करके फॉर्म में करना पड़ेगा। 2 कितनी हो जाएंगी? 16। यहां पर कितनी? 8। यहां भी कितनी हो जाएंगी? 6। अब देखिए, क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल एक यूनिट एक्स्ट्रा करने पर, बेचने पर, प्राइस एक यूनिट एक्स्ट्रा बेचने पर टोटल रेवेन्यू कितनी चेंज आएगी? तो टोटल रेवेन्यू चेंज आएगी 6 रुपए। तो मार्जिनल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मान लीजिए कि हम प्राइस कर दिए कितने रुपए? 6 रुपए। तो हम बेच रहे हैं 3 यूनिट। टोटल रेवेन्यू कितनी हो जाएंगे हमारे? 18। एवरेज कितनी हो जाएंगी? 6। और यहां पर देखेंगे तब कितना हो जाएगा पता है? मार्जिनल 2 हो जाएगा। मार्जिनल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। खेल देखा? खेल देखा आपने कि नहीं? प्राइस को जैसे जैसे डाउन कर रहे हैं क्वांटिटी हमारी बढ़ रही है। प्राइस को जैसे जैसे डाउन कर रहे हैं क्वांटिटी हमारी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और क्वांटिटी बढ़ रही है तो टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है? टोटल रेवेन्यू भी हमारा क्या कम हो जाएगा ना, क्योंकि प्राइस को हम क्या कर रहे हैं? कम करते जा रहे हैं। साथ ही साथ एवरेज भी गिर रहा है, लेकिन एवरेज से ज्यादा कौन गिर रहा है? एमआर गिर रहा है। एवरेज से ज्यादा कौन गिर रहा है? एमआर गिर रहा है। वही बात कह रहा है वहां पर कि जैसे ही इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आएंगे हम, तो सेलर क्या करेगा? प्राइस को डाउन करना शुरू करेगा। प्राइस जैसे ही डाउन करना शुरू करेगा तो जो क्वांटिटी है वो लार्ज होती चली जाएगी। क्वांटिटी की संख्या, बिकने की संख्या बढ़ती चली जाएंगी। मान लीजिए पहले 2 क्वांटिटी ऑफ, मतलब किसी यूनिट की 2 क्वांटिटी बेच रहे थे, किसी क्वांटिटी मतलब 2 बेच रहे थे, 2 यूनिट, तो अब कितनी यूनिट बेचेंगे? 3 यूनिट बेचेंगे, 4 यूनिट बेचेंगे, 5 यूनिट बेचेंगे। लेकिन यहां पर एवरेज रेवेन्यू भी गिरेगा हमारा, लेकिन एवरेज से ज्यादा कौन गिरेगा? मार्जिनल गिरेगा। एवरेज से ज्यादा कौन गिरेगा? मार्जिनल गिरेगा। याद रखिएगा, एवरेज से ज्यादा कौन गिरेगा? मार्जिनल रेवेन्यू गिरेगा। अंडरस्टैंड? बेटर अंडरस्टैंड। एवरेज से ज्यादा कौन गिरेगा? मार्जिनल रेवेन्यू गिरेगा बॉस। क्लियर शिल्पी जी? अब आ गया ना ग्राफिकल मेथड? ग्राफिकल मेथड आ गया ना कि नहीं? चलो ये समझ में आया? पहले ये नहीं बताइए, किसको नोट से बना दूं? इसको नोट से बना दूं या यहीं रहने दूं? चलो नोट से बनाता हूं इसको नोट से बनाते हैं, नोट पे लेके चलते हैं, है ना? कितने खाने बनाएंगे? सबसे पहले प्राइस का खाना बनाएंगे। हम्म। सबसे पहले किसका खाना बनाएंगे? प्राइस का खाना बनाएंगे। कॉपी पर ये जरूर बनाइएगा, कॉपी पर जरूर बनानी है। प्राइस, क्वांटिटी, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू,
टोटल रेवेन्यू AR एवरेज रेवेन्यू MR मार्जिनल रेवेन्यू। नहीं, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू। अब अलग अलग प्राइस पॉइंट पर करके देखेंगे हम। चार 5 मिनट तो जरूर बेचेंगे, है ना। ये किसका दिखा रहा हूं? इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन का दिखा रहा हूं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन का मैं दिखा चुका हूं, ये इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन का है ना। किसका? इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन का। प्राइस कितनी? मैं तो एक काम करता हूं, पहले दोनों को एक साथ दिखाता हूं। दोनों को एक साथ दिखाते हैं तो अच्छा रहेगा। परफेक्ट कॉम्पिटिशन का इस तरफ, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन का किस तरफ? इस तरफ। ये ठीक रहेगा नहीं? सबसे पहला कौन सा? रेवेन्यू एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं ना। रेवेन्यू एनालिसिस, रेवेन्यू एनालिसिस। कौन सी? रेवेन्यू एनालिसिस। अब जब रेवेन्यू एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं तो रेवेन्यू एनालिसिस क्या कहता है? दो तरह के मार्केट की फॉर्म्स की बात करता है। किस पर डिपेंड करता है? मार्केट फॉर्म्स पर। और वहां पर दो तरह के मार्केट फॉर्म्स होते हैं। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन, कौन सा? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। दूसरा कौन सा होता है? इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन। कौन सी? इम्परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अब इम्परफेक्ट कंपटीशन में कौन कौन सा आ जाएगा? इम्परफेक्ट कंपटीशन में कौन सा आ जाएगा? मोनोपोली, मोनोपोली, ओलिगो, ओलिगो, ओलिगोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन में क्या जाएंगे? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। और एक बन जाएंगे कौन सी हमारी? इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। क्या बन जाएंगे? इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इम्परफेक्ट में क्या क्या आ जाएगा? मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक। ठीक है। अब वहां पर वो सारे खाने बनाएंगे। प्राइस, टोटल रेवेन्यू, नहीं टोटल रेवेन्यू से पहले क्वांटिटी ना। क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, यही चीज सेम यहां भी बनाना है। प्राइस, क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और कौन सी? मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, यहां बनाना है। ठीक है, चल एम यहां पर देखिए। प्राइस यहां पर सब कुछ सब में सब स्थिति में सेम ही रहेंगी। प्राइस टेक को नहीं, क्वांटिटी कितना? एक,
टोटल रेवेन्यू कितना 10, एवरेज कितना 10, मार्जिनल कितना 10। दो क्वांटिटी बेचे, टोटल रेवेन्यू कितनी हो जाएंगी 20, एवरेज कितनी हो जाएंगी 10 और मार्जिनल कितनी हो जाएंगी 10। तीन बेचे क्वांटिटी तो कितनी हो जाएंगी टोटल रेवेन्यू 30, एवरेज कितना 10, मार्जिनल कितना 10। यहां पर कितना 4 यूनिट बेचा, कितना हो जाएगा 40, यहां पर 10 एवरेज और मार्जिनल भी 10। अब क्या देख रहे हैं कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है और वहां पर रेवेन्यू एनालिसिस कर रहे हैं वहां पर, तो एआर और एमआर हमेशा बराबर आता है। हम कितने भी सेल्स के लेवल्स को बढ़ा दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा, कितने भी सेल्स के लेवल्स को बढ़ा दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वहां पर एआर और एमआर हमेशा बराबर होगा। यस और नो, वहां पर एआर और एमआर हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। यस और नो, है ना। चलिए अब यहां पर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट की बात करते हैं। प्राइस क्या करना है, घटाना है ना। पहले प्राइस कितना रखना है 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, ठीक है। 10 रहा था, एक यूनिट हमने बेचा, टोटल रेवेन्यू कितनी हो गई 10, एवरेज कितनी हो गई 10 और मार्जिनल कितनी हो जाएंगी 10। अब जैसे ही 8 किया तो दो क्वांटिटी हमने बेच दी, तो टोटल रेवेन्यू कितनी हो जाएंगी 16, एवरेज कितनी हो जाएंगी 8 और मार्जिनल कितना हो जाएगा इस दोनों का गैप, तो 6 हो जाएगा। नहीं, मार्जिनल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर 6 दिया तो कितनी क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू 18, एवरेज कितनी 6 और ये कितना हो जाएगा 2। 4 था, हमने 4 बेचा, कितना हो जाएगा 16, कितनी हो जाएंगी 16, एवरेज कितना हो जाएगा 4 और ये कितनी हो जाएंगी 2। यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम प्राइस को घटाते जा रहे हैं हमारा सेल्स का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, क्वांटिटी हमारी बढ़ती जा रही है। टोटल रेवेन्यू क्या हो रही है, घट रही बढ़ रही है, मतलब फ्लक्चुएशंस आ रहा है क्योंकि प्राइस के हिसाब से। एवरेज क्या हो रहा है, एवरेज देखिए, एवरेज पहले था 10, फिर घट के आया 2, 8, फिर 2 घटा 6, फिर 2 घटा 4। ये एमआर क्या हुआ, पहले था 10, डायरेक्ट 4 घट गया, कितने पे आ गए 6 पे आ गए, फिर डायरेक्ट घट गया कितने पर आ गए 2 पे आ गए। मतलब इसी तरह से वो जितना एआर घटेगा उससे ज्यादा घटेगा कौन, एमआर। जितना एआर घटेगा उससे ज्यादा घटेगा कौन, एमआर। तो डाउनवर्ड स्लोप तो होंगी ही होंगी, क्योंकि जैसे ही डाउनवर्ड स्लोप हो रही मतलब क्वांटिटी हमारा बढ़ रहा है। डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है इसका मतलब हमारा क्वांटिटी बढ़ रहा है हमारा कर्व का। लेकिन क्वांटिटी तो बढ़ रही है लेकिन बट एक चीज है वहां पर, एआर जितने से घट रहा है उससे ज्यादा घट रहा है कौन, एमआर। तो हमेशा एमआर कर्व जो होगा एआर के नीचे होगा, हमेशा एमआर जो कर्व होगा वो एआर के नीचे ही होगा, जैसा कि इस फिगर में बना करके दिखाया गया है। मैं वहां पर फिगर काट करके लाता हूं और आपको यहां पर शो करता हूं, ठीक है। ये रहा फिगर आपका, है ना। देखिए जैसे ही डाउनवर्ड स्लोप है, अगर डिमांड डाउनवर्ड स्लोप है इसका मतलब क्या है, डाउनवर्ड स्लोप है तो अगर डाउनवर्ड स्लोप है तो क्या हो रहा है, हमारे यूनिट सोल्ड बढ़ रही हैं। मान लीजिए यहाँ पर 1 यूनिट होगा, यहाँ पर 2 यूनिट होगा, यहाँ पर 3 यूनिट होगा, यहाँ पर 4 यूनिट होगा। तो ये जितना भागता जाएगा इस तरफ कर, मतलब उतना हमारा यूनिट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन यहां पर देखिएगा, ये है एआर का कर्व, ये है एआर का और ये है एमआर का। तो एमआर एआर जितना घट रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है, मतलब घट रहा है, उससे ज्यादा घट रहा है कौन, एमआर। सेम चीज है वहां भी, देखिएगा एआर इतना अगर इधर जा रहा है तो उससे नीचे आ रहा है कौन, एमआर। यह है एआर का और यह है आपका एमआर का, यह है एआर का और यह है किसका, एमआर का। तो एआर से जितना घट रहा है उससे ज्यादा घट रहा है कौन, एमआर। एआर जितना घट रहा है उससे ज्यादा घट रहा है कौन, एमआर। अब बिल्कुल पूरा क्लियर हुआ, कहीं पर कोई दिक्कत कुछ भी टर्म्स में नहीं ना, कहीं पर कोई भी टर्म्स से कोई दिक्कत नहीं। यस सर नो, सो बताइए, यस सर नो वो बताइए। परफेक्ट कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन में एआर और एमआर का रिलेशन कैसा होता है, बिल्कुल डिफाइन हुआ। यस सर नो, टेबल के फॉर्मेट में मैंने दिखाया हुआ और आपको ज्योग्राफिकल ज्योमेट्रिकल फिगर्स के रूप में भी मैंने आपको समझाया है। यहां तक क्लियर हुआ, पहले ये बताइए तब आगे बढ़ेंगे। यस यस यस, सब कोई लिखिए, संतोष, तुलसी, सूरज, रॉय, रोशनी, शिल्पी, यहां तक कंप्लीट, पहले ये बताइए।
अरे कमेंट तो करो, कमेंट करने से ज्यादा लगता है कि हाँ लाइव क्लास में हम हैं। कमेंट करिए ना कि ये समझ में आया नहीं, तो फिर उसको और समझाया जाएगा ना। अभी यहाँ नहीं बोलेंगे फिर अजीब लगता है। इतना मेहनत से सब पढ़ा रहा हूँ, इतनी एक एक चीज बारीकी से बता रहा हूँ, तब कमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है। लिखिए ना यस नो, कुछ भी जो लिखेंगे तब ना हमारा डाउट यहाँ से क्लियर होगा, क्योंकि आप हमारे सामने नहीं ना बैठे हुए हैं। सामने बैठे हुए तब ना मान लीजिए मैं चेहरे के एक्सप्रेशन समझ आता कि समझ में आया या नहीं आया। अब वहां पर आपका चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा है वो तो सिर्फ आप देख रहे हैं या आपके घर वाले देख रहे हैं। तो भाई लाइव पढ़ रहे हो तो भाई कमेंट करो कि हाँ समझ में आ गया, इससे आप आगे बढ़िए या नहीं। ठीक है, चलो ये था हमारा ए आर और एम आर का रिलेशन। इसके बाद जो भी हम करने वाले हैं वो करने वाले मिसलेनियस टर्म्स करने वाले हैं। क्या करने वाले? मिसलेनियस टर्म्स इन इकोनॉमिक्स करने वाले। क्या करने वाले? मिसलेनियस टर्म्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के जो मिसलेनियस टर्म्स हैं उसकी बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो 2 मिनट का बस छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट, कहीं जाइएगा नहीं। चलिए, चलिए ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कौन से? मिसलेनियस टर्म्स के बारे में। कौन सा? मिसलेनियस टर्म्स के बारे में। सबसे पहला मिसलेनियस टर्म्स की श्रेणी में आता है डेड वेट लॉस। पहला जो हमारा है वो डेड वेट लॉस है। क्या है हमारा? डेड वेट लॉस। अब ये डेड वेट लॉस क्या होता है इसके समझेंगे। डेड वेट लॉस एक टर्म्स है इकोनॉमिक्स में जिसका नाम है डेड वेट लॉस। टर्म्स का नाम है डेड वेट लॉस। व्हाट इज द डेड वेट लॉस? तो बोला डेड वेट लॉस रेफर्स टू द लॉस ऑफ इकोनॉमिक इफिशियंसी व्हेन द इक्विलिब्रियम आउटकम इज नॉट अचीवेबल और नॉट अचीव्ड। जो हमारा इक्विलिब्रियम आउटकम है, मतलब जहां पर इक्विलिब्रियम आउटकम है हमारा, उस इक्विलिब्रियम आउटकम को अगर अचीव नहीं कर पाता है कोई फॉर्म, तो उसको कहते हैं डेड वेट लॉस। उसको क्या कहते हैं? डेड वेट लॉस। डेड वेट लॉस इज द फॉल इन द टोटल सरप्लस that result from a market distortion such as tax. A deadweight loss is a cost to society created by market inefficiency, mainly used in economics. Deadweight loss can be applied to any deficiency caused by an inefficient allocation of resource. अब भाई कोई टैक्सेशन वाली आ जाती है, मान लिया टैक्स बढ़ा दिया, ध्यान सुनिएगा, टैक्स बढ़ा दिया। पहले टैक्स थी कितनी? 10%। अब उसी वस्तु पर टैक्स कर दी कितनी? 12%। नहीं, कितनी कर देंगी? 12% कर देंगी। अब जैसे ही टैक्स 12% कर देंगी तो भाई कंपनी को ना चाहते हुए प्राइस बढ़ाना पड़ेगा।
अब जैसे ही प्राइस बढ़ गई है तो पिछले साल इसी यूनिट को बेचे थे कितने, 1000 यूनिट बेचे थे। निश्चित रूप से जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो भाई मतलब आप कितना भी समझा लो सोसाइटी को कि देखो भाई टैक्स सरकार ने बढ़ा दिया इसीलिए हमने क्या कर दिया, प्राइस बढ़ा दी है, सोसाइटी नहीं मानेंगी। वो कहेगा तुम्हारा प्रॉब्लम है ना। भैया वो सेलर का प्रॉब्लम थोड़े है, वो प्रॉब्लम सेलर का नहीं है, वो प्रॉब्लम है सरकार का जिसने टैक्स बढ़ाया है। लेकिन उस टैक्स बढ़ने के चक्कर में क्या होगा पता है भाई, जो हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी 1000 हम बेचते ही बेचते थे, वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, वहां तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। और इसी सिचुएशन में कहा जाता है डेड वेट लॉस। इसी सिचुएशन में क्या कहा जाता है, डेड वेट लॉस। समझ में आया? बिल्कुल अपनी भाषा में बताया। डेड वेट लॉस का मतलब होता है कि वह स्थिति जहां पर एक फॉर्म अपनी इक्विलिब्रियम आउटकम को या तो अचीव नहीं कर पाती या तो पहुंच नहीं पाती। तो रीजन क्या होते हैं? तो सर रीजन ये होता है कि वहां पर मान लीजिए सरकार ने टैक्स बढ़ा दी, कोई इनएफिशिएंसी आ गई जिसके कारण हम इक्विलिब्रियम पोजीशन को नहीं पहुंच पाए। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन तक नहीं पहुंच पाए तो वहां पर क्या हो जाएगा पता है, वहां पर हो जाएगा क्या कि वहां पर हमारी पोजीशंस खराब हो जाएंगी। मतलब 1000 हम बेच पा रहे थे, अभी बेचे 900। इसी पोजीशन को कहते हैं डेड वेट लॉस। क्या कहते हैं उसको? डेड वेट लॉस। ठीक है, जैसे इस फिगर्स में यहां पर करके दिखाया गया होगा, देखिए डेड वेट लॉस। पहुंचना कहां था उसको, यहां पर पहुंचना कहां था, यहां पर। इतनी क्वांटिटी उसको बेचनी थी, यहां तक क्वांटिटी उसको बेचनी थी, है ना। और इस प्राइस पर, लेकिन अगर इस प्राइस से वो बेचता, यहां इस प्राइस पर बेचता वो, तो क्या होता, यहां तक तो पहुंच ही जाता ना कभी भी। लेकिन जैसे ही टैक्स बढ़ गया तो प्राइस क्या हो गई है, यहां पर चली गई है। प्राइस क्या हो गई, यहां पर चली गई है। प्राइस जैसे ही यहां पर गई तो वहां पर क्या होगा, क्वांटिटी उसका रुक गया यहीं पर। तो ये जो खाली स्थान रहा है वही क्या है, डेड वेट लॉस है। वही खाली स्थान क्या हो जाएगा, डेड वेट लॉस की श्रेणी में आ जाएगा। क्लियर बात? चलिए, ज्यादा उसको नहीं करना है। अगली है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बार बार आप यूज कर रहे होंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नहीं, इकोनॉमिक प्रॉफिट में भी आपने यूज किया था वर्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या यूज किया था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कहा जाता है ऑल्टरनेटिव कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का ही दूसरा नाम है कौन सा, ऑल्टरनेटिव कॉस्ट। क्या नाम है उसका, ऑल्टरनेटिव कॉस्ट। बोल रहा है कि इट इज द वैल्यू ऑफ द चॉइस इन टर्म्स ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव व्हाइल मेकिंग अ डिसीजन। बोला कि जब हम कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं तो बेस्ट चॉइस करना, बेस्ट ऑल्टरनेटिव देना, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। कंसीडर द ओनर ऑफ ए बिल्डिंग हु डिसाइड हर वैकेंट फर्स्ट फ्लोर स्पेस विल बी बिकम अ रेस्टोरेंट। एक बिल्डिंग का ओनर है, वो चाहता है कि जो हमारा फर्स्ट फ्लोर स्पेस है उसको हम दे दें, किसके लिए, रेस्टोरेंट के लिए दे दे। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मेकिंग सच अ डिसीजन इज दैट द स्पेस कैन नो लॉन्गर विल बी यूज्ड फॉर अ डिफरेंट पर्पस। अब जैसे अगर मान लीजिए कि हमने किसी रेस्टोरेंट वाले को दे दिया, हमारा एग्रीमेंट हो गया उसके साथ, अब वो दूसरे बार कोई रिटेलर स्टोर वाला है कि सर हमको दे दीजिए, हम उससे ज्यादा पैसा देंगे, तो वो आप दे सकते हैं क्या, वो दे सकते हैं क्या, उसको नहीं दे सकते ना। तो कह रहा है कि द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मेकिंग सच अ डिसीजन दैट द स्पेस कैन नो लॉन्गर कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज रिटेल स्टोर, ऑफिस स्पेस, दैट्स रेंटेड टू अनदर पार्टी। क्योंकि हमने अनदर पार्टी को भाई रेंट पर दे दिया है, अब इस पार्टी को रेंट पे नहीं दे सकते, तो ये कहीं ना कहीं हमारे क्या हो गई है, यहां पर मिलने वाला था हमको 10,000 और वहां मिल रहा है केवल 5,000 रुपया। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 10,000 वाला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमने क्या कर दिया, मिस कर दिया। हमें वो अल्टरनेटिव चूज करना चाहिए। इसीलिए देखिएगा जो मकान मालिक से होता है वो क्या करता है, पहले पहले मकान के अंदर बाहर के बोर्ड लगा देगा, किराए पर मकान खाली है। 2, 4, 10, 20 दिन पहले क्या करेगा, अलग अलग लोगों से संपर्क करेगा कि कोई मान लीजिए रेस्टोरेंट वाला है तो वो कितना पैसा दे रहा है, रिटेल स्टोर वाला कितना दे रहा है, कोई शॉप वाला कितना पैसा दे रहा है। मतलब इन तमाम पहले ऑप्शन को क्या करता है, देख लेता है, तब फिर वो रेंट लगाता है। धड़पड़ा कर रेंट नहीं लगाएगा, धड़फड़ा कर रेंट नहीं लगाएगा। मान हाँ घर में रहने वाला है तो कोई बात नहीं है, लेकिन लंबे पर्पस के लिए भाई हम अगर रेंट पर लगा रहे हैं तो वो बहुत सोच समझ के लगाएगा, कौन हमें ज्यादा पैसा देगा। तो ज्यादा पैसा देगा मतलब ऑल्टरनेटिव, और वही क्या कहलाएगी, ऑल्टरनेटिव कॉस्ट, और उसी को कहेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसे क्या कहेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब चॉइस 1 एंड चॉइस 2। अगली है थर्ड नंबर, कल्यूजन। अगली क्या है, कल्यूजन। An agreement among firms in a market about quantities
टू प्रोड्यूस और प्राइस टू चार्ज। एन एग्रीमेंट अमंग फर्म्स, मतलब फर्म्स के बीच ऐसा एग्रीमेंट बन जाना, मार्केट अबाउट क्वांटिटीज टू प्रोड्यूस, कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है, क्या प्राइस चार्ज करना है। मतलब अगर मान ली बहुत सारे फॉर्म है, एक इंडस्ट्री में बहुत सारे फॉर्म्स हैं, इंडस्ट्री हमने कल कहा था कि ऑटोमोबाइल की बात करें तो वो एक इंडस्ट्री है, मारुति सुजुकी उसमें एक फॉर्म है, टाटा उसमें एक फॉर्म है, हुंडई इसमें एक फॉर्म है, महिंद्रा उसमें एक फॉर्म है। नहीं, इंडस्ट्री कौन है? इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल। तो बोला कोल्यूजन में अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? कोल्यूजन की बात करते हैं। तो एन एग्रीमेंट अमंग फॉर्म्स, फॉर्म्स के बीच एक ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर वो डिसाइड करता है कि कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, क्या करनी है, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है और क्या प्राइस आपको चार्ज करना है, कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है और क्या प्राइस आपको चार्ज करना है। अगर इस तरह का एक अग्रीमेंट तैयार हो जाता है तो उसे वो कहते हैं कोल्यूजन। क्या कहते हैं इसको? कोल्यूजन। When oligopolistic sellers cooperate on output and price, allowing for more optimal payoff that would be achieved under competition, उसको कहते हैं collusion। फिर होता है कार्टल। कार्टल हमने कल बताया भी है। कार्टल का मतलब क्या होता है? तो बोला कार्टल इज अ ग्रुपिंग ऑफ प्रोड्यूसर्स दैट वर्क टुगेदर टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। एक दूसरे की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जब बहुत सारे प्रोड्यूसर्स एक साथ मिल करके एक ग्रुप बनाते हैं उसको कहते हैं कार्टल्स। Cartels are created when a few large producers decide to cooperate with respect to aspect of their market. Once formed, cartels can fix price for members so that competition on price is avoided. अब वहां पर हमने प्राइस फिक्स कर ली है एक साथ मिल करके, क्योंकि देखो जैसे ही सब्जी वाला उतरा तो वो क्या कर लिया, प्राइस फिक्स कर लिया कि तुम भी 10 में बेचना, हम भी 10 में बेचेंगे, वो भी 10 में बेचेगा। भाई किसी को किसी ना किसी के पास तो खरीदेगा ही, अगर खरीदेगा तो हमारा ग्रुप का क्या हित सुरक्षित है ना, कम से कम हम रेवेन्यू कमा रहे हैं ना। इसी को कहते हैं कार्टर, इसी को कहते हैं क्या? कार्टर। अगली टर्म्स है प्राइस सीलिंग। अगली क्या है? प्राइस सीलिंग। इट इज अ लीगल मैक्सिमम on the price at which a good can be sold. Price ceiling is a situation when the price charge is more than or less than the equilibrium price determined by market forces of demand and supply. उसको कहते हैं प्राइस सीलिंग। क्या कहते हैं उसको? प्राइस सीलिंग। मतलब एक छत, मान लीजिए कि ये छत बनाया हुआ है, ये सीलिंग दिया हुआ है ना। अगर इसके हम नीचे रह रहे हैं, मतलब यहां तक हमको पहुंचनी है, मान ली हम गए, मतलब कूदे, लेकिन हम उस तक नहीं, मतलब ऊंचे तक हम छू नहीं पाए उसको, नीचे से आगे, या एक बार हम कूदे, इतना ऊंचाई से कूदे कि इससे आगे बढ़ गए, मतलब प्राइस सील कर देता है यहां पर। इस तरह से कहता है ना कि प्राइस, एक लीगल मैक्सिमम द प्राइस, एक मैक्सिमम प्राइस बोलते हैं ना, एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इससे ऊपर नहीं बेच सकते, इसको कहते हैं प्राइस सीलिंग। क्या कहते हैं इसको? प्राइस सीलिंग। तो हो सकता है कि अगर 100 रुपए एमआरपी है तो कोई 90 में बेच रहा होगा, कोई 95 में बेच रहा होगा, कोई 97 में बेच सकता है, कोई 98 में बेच सकता है, 101 में पोजीशन में नहीं जा सकता। उसको कहते हैं प्राइस सीलिंग। क्या कहते हैं उसको? प्राइस सीलिंग, प्राइस की एक छत। क्या कहते हैं? प्राइस सीलिंग, प्राइस की एक छत। अब भाई प्राइस वाली छत है तो प्राइस वाला क्या होगा? फ्लोर भी होगा। प्राइस वाली छत है तो प्राइस वाला क्या होगा? फ्लोर भी होगा। अगला टर्म वही है, अगला टर्म वही है, नाम है प्राइस फ्लोर। प्राइस वाली छत पढ़ ली है तो प्राइस वाला क्या करना पड़ेगा? फ्लोर भी पढ़ना पड़ेगा। मिनिमम प्राइस, इतना तो चार्ज करना ही करना है, इससे कम चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो जब इस मतलब लीगल मैक्सिमम प्राइस डिसाइड हो जाए तो उसको पढ़ेंगे प्राइस सीलिंग। जब मिनिमम प्राइस हो जाए, इससे कम चार्ज करोगे तो तुमको क्या लगेगा? फाइन लगेगा। जैसे देखते होंगे कि नाई की दुकान में जाते हैं हजामत करवाने के लिए, तो वहां पर उसने क्या कर दिया, एक रेट तालिका लिख दी है और वहां पर लिख देता है कि इससे कम चार्ज अगर करते हुए आप पकड़े गए तो आपको क्या लगेगा? दंड लगेगा। क्या करेगा? आपको दंड लगेगा। नहीं, तो उसको कहते हैं प्राइस फ्लोर। प्राइस फ्लोर, मिनिमम इतना प्राइस तो लेना ही लेना है, मैक्सिमम उतना प्राइस तक आप जा सकते हैं, उसको कहते हैं प्राइस सीलिंग। दो वर्ड आ गए, प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग। ठीक है। अगली टर्म्स है कौन सा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वो सुनते होंगे कि भाई ग्राफ कैसा बन रहा है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से बन रहा है। कैसा बन रहा है ग्राफ? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप में बन रहा है। अब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में होता क्या है? तो आपको कुछ इस तरह के क्या होते हैं? ग्राफ बनते हैं। क्या बनते हैं? ग्राफ इस तरह के बनते हैं। अब इसको कहेंगे क्या? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। जैसे इसको मिला देंगे,
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से बनता है। द लेंथ ऑफ द ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द कंजुगेट एक्सिस। द जनरल फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इज ये एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर बराबर 1। ये कंडीशन याद रखना है, सिर्फ ये पूछा गया है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का वैल्यू क्या होता है, ए बराबर बी, ए बराबर बी, ठीक है। और एक इसका ये भी होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, ठीक है। दोनों में से कोई भी हो सकता है क्योंकि ए और बी क्या है, बराबर है। ए और बी क्या है, बराबर है। तो आपको कॉपी पे कैसे लिखना है, रेक्टेंगुलर 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 हाइपरबोला। अगर ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो वहां पर आपको उसका वैल्यू याद रखना है। क्या करना है, उसका वैल्यू याद रखना है। क्या होता है वैल्यू, तो वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इक्वल्स टू 1। और जहां पर क्या हो जाएंगे, ए बराबर बी, जहां पर ए बराबर कितनी हो जाएंगी, बी हो जाएंगी। फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना, ए स्क्वायर। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर। और ये क्योंकि ए और बी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते। ए और बी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ए और बी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यस और नो, यस और नो। चलिए नेक्स्ट, अगला है आइसोक्वांट कर्व। आइसोक्वांट कर्व, जो अगला टर्म है वो हमारा है आइसोक्वांट कर्व। आइसोक्वांट कर्व किसे कहते हैं, अगला जो टर्म है वो क्या है हमारा, आइसोक्वांट कर्व। नहीं, आइसोक्वांट कर्व किसे कहते हैं। सबसे पहले आइसोक्वांट कर्व के बारे में जानेंगे। बोला एन आइसोक्वांट कर्व इज दैट कन्वेक्स शेप्ड कर्व। आइसोक्वांट कर्व का ही दूसरा नाम है कौन सा, कन्वेक्स शेप्ड कर्व, which is formed by joining the points depicting the different blends of the two production factors providing constant output। जब दो प्रोडक्शन फैक्टर्स को इस तरह से मिलाएंगे ताकि हमारा आउटपुट जो है वो बराबर रहनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि दो प्रोडक्शन फैक्टर्स हमारे क्या हैं, एक है लेबर, एक है लेबर और एक है कैपिटल, और आउटकम हमारा ये हो गया। तो कहता है कि इस लेबर और कैपिटल को इस तरह से बनाने हैं कि आउटकम हमारा क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। आउटकम हमारा कांस्टेंट रहना चाहिए। मतलब जब दो प्रोडक्शन फैक्टर्स को इस प्रकार से मिलाया जाए कि हमारा आउटपुट कांस्टेंट रहना चाहिए, नहीं तो उसे उस तरह उस स्थिति को क्या कहेंगे, आइसोक्वांट कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसोक्वांट कहेंगे। बोला है द टर्म आइसोक्वांट कैन बी क्रैक्ड इनटू आइसो। आइसो का मतलब होता है इक्वल, क्वांट का मतलब होता है क्वांटिटी। इक्वल क्वांटिटी ही प्रोड्यूस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इक्वल क्वांटिटी ही प्रोड्यूस होनी चाहिए। द वर्ड अलोंग टुगेदर मींस सेम वॉल्यूम और कांस्टेंट आउटपुट एट ऑल पॉइंट्स। मतलब किसी भी पॉइंट पर ले जाए, एल को किसी पॉइंट पर ले जाए, सी को किसी पॉइंट पर ले जाए, लेकिन वहां पर क्या होना चाहिए, आउटकम जो होना चाहिए वो हमेशा सेम रहना चाहिए। भाई तुम लेबर कितना लगाना चाहते हो, है ना, क्या करते हो, लेबर कितना लगाना चाहते हो, तुम कैपिटल कितना लगाना चाहते हो, ये दिक्कत नहीं है। लेबर कितना लगाना चाहते हो और कैपिटल कितना लगाना चाहते हो, ये दिक्कत नहीं है। भाई हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, सेम रहना चाहिए। हमारा आउटपुट क्या रहना चाहिए, सेम, उसमें चेंजेस नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें चेंजेस होता है तो फिर क्या आ जाएंगे, समस्या आ जाएंगे, ठीक है। इसी को कहते हैं कौन सा, इसी को कहा जाता है हमारा, इसी को कहा जाता है आइसोक्वांट। इसको क्या कहता है, आइसोक्वांट कहते हैं, ठीक। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोक्वांट कर्व, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है आइसोक्वांट की, तो कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। पहला प्रॉपर्टीज क्या होता है आइसोक्वांट कर्व का, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। भाई कन्वेक्स टू द ओरिजिन का मतलब है प्रोडक्शन फैक्टर इंक्रीज while the other decrease, a convex shaped curve to the origin point is formed. Another reason is diminishing MRTS, marginal rate of substitutions, ठीक है। MRTS जैसे एक को बढ़ाएंगे और एक को घटाएंगे, भाई एक प्रोडक्शन फैक्टर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, और एक को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तब देखना पड़ता है कि भाई हमारा दोनों सेम स्थिति में क्या हो रहा है, हमारा प्रोडक्शन
कांस्टेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमारा प्रोडक्शन कांस्टेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, बात समझे। अगली है राइट आइसो क्वांट इंडिकेट हायर आउटपुट देन लेफ्ट आइसो क्वांट। व्हेन क्या करना है, राइट आइसो क्वांट, अगर हमारा आइसो क्वांट का राइट साइड की तरफ बढ़ रहा है इसका मतलब आउटपुट हमारा हायर है, लेफ्ट की तरफ बढ़ रहा है तो हमारा आउटपुट क्या है, कम। टू और मोर आइसो क्वांट मे और मे नॉट बी पैरेलल, कभी भी दो आइसो क्वांट कर्व पैरेलल नहीं हो सकते हैं। निगेटिव स्लोप, आइसो क्वांट कर्व का स्लोप कैसा होता है, निगेटिव होता है। इंक्रीज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वन फैक्टर, प्रोड्यूसर हैज टू डिक्रीज द यूनिट्स ऑफ द अदर प्रोडक्शन फैक्टर, दिस प्रिंसिपल लीड्स टू नेगेटिव स्लोप द आइसो क्वांट कर्व। एक फैक्टर बढ़ रही है और एक फैक्टर घट रही है, इसका मतलब होगा निगेटिव। कैसा स्लोप हो जाएगा, निगेटिव स्लोप हो जाएगा। ये सारी प्रॉपर्टीज है और प्रॉपर्टीज पूछता है कि आइसो क्वांट कर्व की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, आइसो क्वांट कर्व की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो आइसो क्वांट कर्व की सबसे पहले प्रॉपर्टीज क्या होती है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। क्या होता है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। राइट आइसो क्वांट हायर आउटपुट को दिखाएगा, लेफ्ट आइसो क्वांट कम क्वांटिटी को दिखाएगा। एक से ज्यादा आइसो क्वांट कभी पैरेलल नहीं हो सकते हैं। चौथी है इसकी स्लोप कैसी होती है, निगेटिव होती है, क्योंकि एक प्रोडक्शन फैक्टर को बढ़ाया जाता है और दूसरे प्रोडक्शन फैक्टर को घटाया जाता है। जब इस तरह की चीजें आएंगी तो क्या हो जाएगा वहां पर, तो वहां पर निगेटिव स्लोप होगा। टू और मोर आइसो क्वांट नेवर इंटरसेक्ट, एक मतलब दो से या दो से अधिक आइसो क्वांट कर कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्या कर सकते, उसको एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। नो आइसो क्वांट कट और एनी ऑफ द एक्सिस, कभी भी एक आइसो क्वांट किसी भी एक्सिस पर कट नहीं करेगा। ओवल शेप्ड कर्व, ओवल शेप्ड कर्व, आइसो क्वांट का वो कैसा होता है, ओवल शेप्ड होता है। क्या शेप होता है, ओवल शेप होता है। देखिएगा उसका शेप कैसा है, ओवल, सेमी ओवल, इस तरह से। अंडा, आधा अंडा जो अगर तोड़ेंगे तो इस तरह से बनेगा ना, तो सेमी ओवल होता है। क्या होता है, सेमी ओवल होता है। ठीक है, आइसो क्वांट कर्व के बारे में कौन कौन सा, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, राइट आइसो क्वांट हायर आउटपुट को दिखाएगा, लेफ्ट आइसो क्वांट मिनिमम आउटपुट को दिखाएगा। दो से ज्यादा आइसो क्वांट कभी भी एक दूसरे के पैरेलल नहीं हो सकते, नहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। स्लोप कैसा होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, उसके बाद इसका शेप कैसा होता है, ओवल शेप्ड कर्व होता है। किस तरह का कर्व होता है, ओवल शेप्ड कर्व होता है। किस तरह का कर्व होता है, ओवल शेप्ड कर्व होता है। इतनी चीजें याद रखनी। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्या याद रखना है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, नेगेटिव स्लोप, राइट आइसो क्वांट ज्यादा आउटपुट को दिखाएगा, लेफ्ट आइसो क्वांट कम आउटपुट को दिखाएगा। एक दूसरे के ना पैरेलल होगा, ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। शेप कैसा होगा, ओवल शेप्ड कर्व होगा। मतलब 5 याद रखने हैं आइसो क्वांट कर्व की प्रॉपर्टीज। यही से क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन यही से पूछेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसो क्वांट कर्व, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसो क्वांट कर्व। ठीक है, अब आइसो क्वांट कर्व की क्या होती हैं, आइसो क्वांट कर्व के टाइप्स, आइसो क्वांट कर्व के टाइप्स, आइसो क्वांट कर्व के कौन कौन से टाइप्स हैं, यहां से दिया होगा नेक्स्ट पेज में। आइसो क्वांट कर्व की कैलकुलेट आइसो क्वांट, और आइसो क्वांट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इस प्रकार से K/L बराबर MPL और MP की। K का मतलब होता है कैपिटल, L का मतलब होता है लेबर, और MP का मतलब होता है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ईच इनपुट। ठीक है, अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट कैन बी रिड्यूस्ड व्हेन द लेबर इज इंक्रीज। एक को इंक्रीज किया जाएगा और एक को क्या किया जाएगा, डिक्रीज किया जाएगा। एक को इंक्रीज किया जाएगा और एक को डिक्रीज किया जाएगा। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, आपको सारी चीजें वहां पर क्या हो दी रहेंगी। ठीक है, अगली है हमारी टाइप्स ऑफ आइसो क्वांट। सबसे पहला लीनियर आइसो क्वांट होगा। सबसे पहला कौन सा होगा, लीनियर आइसो क्वांट। अब लीनियर आइसो क्वांट क्या होता है, तो बोला इट इज अ क्वाइट एंड अनरियलिस्टिक अप्रोच। ये बिल्कुल एक अनरियलिस्टिक अप्रोच है वेयर वन फैक्टर कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट द अदर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। मतलब ये कभी ऐसा हो नहीं सकता है, कह रहा है कि ये एक ऐसा सिचुएशन है जो कभी संभव है ही नहीं। भाई ये कौन सा सिचुएशन जो संभव नहीं है, तो कहता है कि प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर एक फैक्टर जो है, दो फैक्टर यूज करने हैं ना, लेबर और कैपिटल। एक फैक्टर बिल्कुल सब्स्टिट्यूट है दूसरे फैक्टर के, एक फैक्टर दूसरे फैक्टर के बिल्कुल सब्स्टिट्यूट है। मतलब अगर लेबर नहीं भी लगाएंगे तो मशीन से कैपिटल से काम चल जाएगा, कैपिटल नहीं भी लगाएंगे तो लेबर ही काम करके दे देगा, ऐसा बात है। लेकिन ये रियल में ऐसी संभव नहीं है, इसीलिए लिखा हुआ है लीनियर आइसो क्वांट कर्व बिल्कुल अनरियलिस्टिक अप्रोच पर काम करता है।
वो अनरियलिस्टिक अप्रोच क्या है? तो वो अनरियलिस्टिक अप्रोच है वेयर वन फैक्टर कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट द अदर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। एक फैक्टर दूसरे फैक्टर का बिल्कुल सब्स्टिट्यूट है, मतलब अगर एक के बदले दूसरा यूज नहीं करेंगे चलेगा, मतलब अगर सिर्फ कैपिटल ले लेते हैं तब भी चल जाएगा, सिर्फ लेबर ले लेते हैं तब भी चल जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल अनरियलिस्टिक बात है। रियलिस्टिक में ये चीजें कभी हो ही नहीं सकती है। नहीं, when the isoquant curve intersect x axis, capital is entirely replace the labor, ठीक है। It is also when the curve crosses the y axis, the production is done through capital itself without employing the labor। अब जैसे आइसोक्वांट में आएंगे तो आपने कहा कि अगर आइसोक्वांट कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, इस एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, तो केवल कैपिटल से ही काम कर लेंगे, लेबर की जरूरत नहीं होगी। ये बात ध्यान में रखिएगा, यहां पर होता है कैपिटल और यहां पर क्या होता है? वाई एक्सिस पर लेबर। अगर बोला कि अगर वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, इसका मतलब कैपिटल ही चलेगा, लेबर को जरूरत है ही नहीं। अगर वो वाई एक्सिस को कट करेगा तो बिल्कुल डन थ्रू कैपिटल इटसेल्फ, लेबर नहीं, एक मिनट, सॉरी उल्टा हो गया। यहां पर है कौन सी? यहां पर है आपकी लेबर और यहां पर है कैपिटल, और ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अगर बोला आइसोक्वांट जो है, अगर आइसोक्वांट एक्स एक्सिस को कट करता है, मान लीजिए एक्स एक्सिस को कट करता है, किस एक्सिस को कट करता है? एक्स एक्सिस को कट करता है। तो अगर एक्स एक्सिस को कट करता है, इसका मतलब है कैपिटल इज इंटायरली रिप्लेस बाय द लेबर। कैपिटल क्या करेगा? पूरा का पूरा लेबर को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। कैपिटल क्या करेगा? पूरा का पूरा रिप्लेस कर देगा। कैपिटल इज इंटायरली रिप्लेस बाय द लेबर, मतलब केवल लेबर से ही काम चल जाएगा, केवल लेबर से ही काम चल जाएगा, कैपिटल की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर एक्स एक्सिस को किसको रखना है? कैपिटल को, यहां पर लिखना है लेबर को। अगर वो एक्स एक्सिस को कट करता है, इसका मतलब कैपिटल नहीं चाहिए, सिर्फ लेबर चाहिए। कैपिटल नहीं चाहिए, सिर्फ लेबर चाहिए प्रोडक्शन के लिए। अगर वो वाई एक्सिस को कट करता है, ब्रो क्या करता है? अगर वो वाई एक्सिस को कट करता है तो केवल कैपिटल ही चलेगा, लेबर की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर लीनियर आइसोक्वांट कर्व है, नहीं लीनियर आइसोक्वांट कर्व है, तो वो क्या कहता है कि भाई एक फैक्टर दूसरे फैक्टर का बिल्कुल सब्स्टिट्यूट है, लेकिन यह संभव नहीं है, यह बिल्कुल अनरियलिस्टिक अप्रोच है। ये कैसा अप्रोच है? बिल्कुल अनरियलिस्टिक अप्रोच है। लेकिन अब कह रहा है तो करना तो पड़ेगा ही, तो अब कह रहा है तो करना पड़ेगा ही। तो ये देखना है कि अगर आइसोक्वांट एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पर क्या है? कैपिटल है, मतलब कैपिटल बिल्कुल नहीं चाहिए, सिर्फ लेबर चाहिए। अगर एक्स एक्सिस को कट करा, कैपिटल को कट किया, इसका मतलब सिर्फ लेबर चाहिए, और अगर लेबर को कट किया तो सिर्फ कैपिटल चाहिए। कैपिटल को कट किया तो लेबर चाहिए, लेबर को कट किया तो केवल कैपिटल चाहिए। ये सर नो समझ में आया? समझ में आया? ये बताइए। आइसोक्वांट कर्व का लीनियर आइसोक्वांट समझ में आया? ये बताइए, ये सर नो। लीनियर आइसोक्वांट समझ में आया या नहीं? आइसोक्वांट का मतलब क्या होता है? आइसोक्वांट का मतलब होता है जब प्रोडक्शन प्रोसेस में दो से ज्यादा फैक्टर्स को इस प्रकार डिक्रीज और इंक्रीज किया जाए, जब ताकि हमारा आउटपुट सेम रहना चाहिए, आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। इसको कहते हैं आइसोक्वांट। इसको क्या कहते हैं भैया? इसको कहते हैं आइसोक्वांट। इसको क्या कहा जाता है? आइसोक्वांट कहा जाता है ना। अब आइसोक्वांट की प्रॉपर्टीज याद रखनी है। कन्वेक्स टू द ओरिजिन, राइट आइसोक्वांट हायर आउटपुट, लेफ्ट आइसोक्वांट लोअर इनपुट, नेगेटिव स्लोप, नेवर बी इंटरसेक्ट, नेवर बी पैरेलल, एंड सेमी ओवल शेप्ड कर्व। बात क्लियर? अब यहां बात करेंगे लीनियर आइसोक्वांट कर्व की। तो लीनियर आइसोक्वांट कर्व में कहा केवल एक ही हमें चाहिए, दूसरा हमको फैक्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक फैक्टर जो है दूसरे का बिल्कुल क्या है? क्लोज सब्स्टिट्यूट है। एक फैक्टर जो है दूसरे का क्या है? बिल्कुल क्लोज सब्स्टिट्यूट है, जो कि नॉर्मल संभव नहीं है। नॉर्मली क्या है? बिल्कुल संभव नहीं है। अब यहां पर बात अगर हम करना शुरू करेंगे तो एक्स एक्सिस पर किसको रखा है? कैपिटल को, एंड वाई एक्सिस पर किसको रखा है? लेबर को। अगर आइसोक्वांट एक्स एक्सिस को कट करता है, मतलब कैपिटल को कट करता है, तो केवल लेबर चलेगा, और अगर लेबर को कट करता है तो केवल कैपिटल ही चलेगा, दूसरा चलेगा ही नहीं। जिसको कट कर दिया वो चीज नहीं चाहिए, उसका ऑल्टरनेट चाहिए, उसका सब्स्टिट्यूट चाहिए। तो कैपिटल को कट कर रहा है, उसका सब्स्टिट्यूट लेबर चाहिए, लेबर को कट कर रहा है तो उसका सब्स्टिट्यूट कैपिटल चाहिए। यस और नो? यस सर, थैंक यू। अगली है स्मूथ कॉन्वेक्स आइसोक्वांट। स्मूथ कॉन्वेक्स आइसोक्वांट,
द आइसोक्वांट विच इज देयर कैन बी ओनली टू पॉसिबल कॉम्बिनेशन, जहां पर किसी प्रोडक्शन फैक्टर्स के दो ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, या तो कॉम्बिनेशन ए बन सकता है या तो कॉम्बिनेशन बी बन सकता है, या तो कॉम्बिनेशन ए बन सकता है या तो कॉम्बिनेशन बी बन सकता है। मान लीजिए कैपिटल और लेबर है, 5 कैपिटल 3 लेबर, या 3 कैपिटल 5 लेबर, यही दो कॉम्बिनेशन अगर बन सकता है और इसी दोनों कॉम्बिनेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, सेम आउटपुट दे सकते हैं। किसी प्रोडक्शन फैक्टर का केवल दो ही कॉम्बिनेशन बन सकता है जिससे कि हम सेम आउटपुट दे सके, तो इसे कहते हैं स्मूथ कॉन्वेक्स आइसोक्वांट। इसे क्या कहते हैं, स्मूथ कॉन्वेक्स आइसोक्वांट। बोला ना, द आइसोक्वांट इन विच देयर कैन बी ओनली टू पॉसिबल कॉम्बिनेशन सेज ए बी, expect this the two factor of production are incapable of substituting each other, thus smooth convex curve is formed A to B। या तो कैपिटल लेबर यहां चाहिए इस कॉम्बिनेशन में, या तो कैपिटल लेबर इस कॉम्बिनेशन में चाहिए, और इसको ऐसे मिला देंगे, इसको कहेंगे स्मूथ आइसोक्वांट कर्व। जब प्रोडक्शन फैक्टर्स के केवल दो ही कॉम्बिनेशन मौजूद हो जिससे हम सेम लेवल ऑफ आउटपुट दे सकते हैं, उसे कहा जाता है स्मूथ कॉन्वेक्स आइसोक्वांट। उसे क्या कहा जाता है, स्मूथ कॉन्वेक्स आइसोक्वांट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्मूथ कॉन्वेक्स आइसोक्वांट कहा जाता है। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है ना, बोरिंग नहीं ना हो रही है। नेक्स्ट है लियोन्टिफ और राइट एंगल्ड आइसोक्वांट। इसको कहते हैं लियोन्टिफ या राइट एंगल्ड आइसोक्वांट। व्हेन द टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय वन अनदर, जब कोई भी प्रोडक्शन फैक्टर, दो प्रोडक्शन फैक्टर एक दूसरे को बिल्कुल रिप्लेस नहीं कर सकता, दोनों की जरूरत है, उसे कहते हैं राइट एंगल आइसोक्वांट कर्व इज फॉर्म। The optimum level of production take place at the edge of the curve L. Also, the output remains the same level of thought. मतलब क्या करना है वहां पर कि दोनों की जरूरत है, और एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पर वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिमम, इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। इसी सिचुएशन को क्या कहते हैं, इसी सिचुएशन को कहेंगे राइट एंगल्ड आइसोक्वांट। जब एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकता और बिल्कुल दोनों की जरूरत है, एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकता और दोनों की जरूरत है, उसे कहेंगे क्या, उसे कहेंगे लियोन्टिफ आइसोक्वांट या राइट एंगल्ड आइसोक्वांट। क्या कहेंगे, लियोन्टिफ आइसोक्वांट या राइट एंगल्ड आइसोक्वांट। क्लियर बात, उसे लियोन्टिफ आइसोक्वांट कहेंगे या राइट एंगल्ड आइसोक्वांट उसे कहा जाएगा। यस और नो, यस, चलिए ऑफ कोर्स। अगली हमारी किनकिड आइसोक्वांट। अगली क्या है हमारी, किनकिड आइसोक्वांट। क्या है, किनकिड आइसोक्वांट। अब किनकिड आइसोक्वांट क्या होता है, तो बोला इन सच एन आइसोक्वांट कर्व द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन सब्स्टिट्यूट ईच अदर टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। एक हद तक वो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, एक हद तक वो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है नहीं, देयर इज अ लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस और सपोर्ट दिस सब्स्टिट्यूशन। लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए लिमिटेड हमारे पास क्या है, प्रोडक्शन प्रोसेस है। लिमिटेड प्रोडक्शन प्रोसेस हमारे पास है जो कि ये कहता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट लिमिटेड एक्सटेंट तक, एक हद तक वो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, उससे अगर आगे बढ़ेंगे तो वो सब्स्टिट्यूट नहीं रहेगा। यहां से कठलवाड़ी तक जाते हैं तो एक दूसरे के साथ हम हैं, उससे आगे बढ़ेंगे तो हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे दोस्त, क्योंकि हमको पढ़ना है ना। कठलवाड़ी तक हम तुम्हारे साथ हैं, उसके बाद नहीं है, तो वो कहलाएगा क्या, किनकिड आइसोक्वांट कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, किनकिड आइसोक्वांट कहलाएगा। जैसे इस तरह ग्राफ बनेंगे, एक हद तक, एक हद तक वो एक दूसरे का क्या है, सब्स्टिट्यूट है। जैसे देखें ना, इस दूसरे से ऐसे बनेंगे, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। उसी को कहते हैं किनकिड आइसोक्वांट। क्या कहते हैं इसको, किनकिड आइसोक्वांट। और लास्ट है हमारा आइसोक्वांट मैप। लास्ट क्या है हमारा, आइसोक्वांट मैप। अभी तक आइसोक्वांट कर पढ़ा, अब बात करेंगे किसकी, आइसोक्वांट मैप की। तो बोला एन आइसोक्वांट मैप इज वेरी सिमिलर एन इंडिफरेंस मैप। जिस तरह का इंडिफरेंस मैप होता है उसी तरह का आइसोक्वांट मैप होता है। इट कैन बी फॉर्म्ड व्हाइल प्रोड्यूसिंग अ हायर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम द वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन। जब हम वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन की मदद से क्या कर सकते हैं, हम बहुत ज्यादा हायर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। उस कॉम्बिनेशंस के जो मल्टीपल फैक्टर्स होंगे, मल्टीपल लेवल ऑफ आउटपुट, मल्टीपल फैक्टर्स होंगे, उसी को कहते हैं आइसोक्वांट मैप। In the given figure, we can assume that
100,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस इन IQ1। अगर IQ1 फॉलो करेंगे तो 1000 यूनिट्स बनाएंगे, IQ2 फॉलो करेंगे आइसो क्वांट तो 2000 यूनिट्स बनेगा, IQ3 फॉलो करेंगे तो हमारा 3000 यूनिट्स बनेगा। इस तरह से अलग अलग आइसो क्वांट को कर हम एक साथ मिला दें तो उससे बनता है आइसो क्वांट मैप। क्या बनता है? आइसो क्वांट मैप। जब हम दो फैक्टर्स को मिलाए अलग अलग कॉम्बिनेशन पर ताकि हमारा लेवल ऑफ आउटपुट सेम रहे, उसे कहते हैं आइसो क्वांट। और इसी को अगर एक से ज्यादा आइसो क्वांट को हम एक साथ मिलाएं और वहां पर क्या करें, कॉम्बिनेशन बनाए उसके, तो वो कहलाएंगे आइसो क्वांट मैप। क्या कहलाएंगी? आइसो क्वांट मैप। और ये था हमारा पूरे इकोनॉमिक्स का लास्ट कंसेप्ट, लास्ट टॉपिक। इसके बाद आपकी शुरू है कौन सी? प्रैक्टिस MCQ, PYQs एंड आंसर्स। प्रैक्टिस MCQs, PYQs एंड आंसर्स, जिसमें आप टोटल 100 प्लस होंगे, शायद 100 प्लस ही होगा, उससे कम नहीं होंगे। हाँ, 105 MCQ दिए गए, 105 MCQ दिए गए। इंटरनेशनल बिजनेस में भी दिया गया है और इसमें भी दिया गया, इसमें भी दिया गया और इंटरनेशनल बिजनेस में भी दिया गया। 105 MCQ दिए। कितने? 105, वहां भी 100 है, इस 200। इन दोनों 200 का MCQ का अभी कोई किताब नहीं लेनी है। इस नोट्स के जो पीछे दिया गया है MCQ 100, 105 उसमें, 100 उसमें भी होंगे। कितने हो जाएंगे? 200। इन 200 MCQ को क्या करना है? घोल करके पी जाना है। इस 200 MCQ को क्या करना है? घोल करके पी जाना है। एक एक MCQs करने हैं, उसका क्या पूछा गया है, क्या सिचुएशंस हैं, आपने क्या आंसर्स दिया, क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, इन तमाम चीजों को आप डाउट सेशन में पूछ लेंगे, जो कि शनिवार को होगा या तो रविवार को होगा, है ना। कुछ शनिवार को जरूरी काम से बाहर निकलना है तो रविवार हो सकता है, नहीं निकला तो शनिवार को ही हो जाएंगे, ठीक है। वो आपको बता दी जाएंगी। तब तक इसको क्या करने? घोल कर पीने। कल हम बात करेंगे अकाउंटिंग ऑडिटिंग के बारे में। अकाउंटिंग ऑडिटिंग पार्ट हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हम बात करते ताकि जो 2-3 दिन बचा हुआ हमारे, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, तो उस 2-3 दिन को हम अच्छे से भुना लें ताकि उसमें हमारा ये चीज कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो कल परसों ऑडिटिंग पार्ट को लेंगे और कल हम लगभग लगता है ऑडिटिंग पार्ट को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ऑडिटिंग बहुत ज्यादा है नहीं, उसमें थियोरेटिकल पोर्शंस है ही, उसको बस सिर्फ हमको फॉर्मेटिंग में बताना है और वो ज्यादा याद करने वाला है। याद करने वाले तो मैं एक बार समझा देता हूँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं, आप उसको एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी कॉस्टिंग वॉस्टिंग की तो 2-3 दिन में वो समाप्त हो जाएगी। तो इस यूनिट, इस मतलब महीने तक हम जाते जाते सोचते हैं कि लगभग 3-4-5 यूनिट हम कवर करें कॉमर्स की, ताकि हमारा एक बैलेंस जो है ना 50 क्वेश्चन का बैलेंस बन जाए और उस पर आप रिवीजन शुरू करें। और अप्रैल मई 2 महीने का टाइम रहेगा जिसमें हम 5 यूनिट अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो ताकि हमारा इधर का सेशन भी शुरू रहे, मतलब क्वेश्चंस भी करते रहेंगे आप और इधर हमारा अपना शुरू भी रहेगा। क्वेश्चंस जब भी करना है बिल्कुल स्मूथली तरीके से करना है, बिना डरे बिना झिझक के करना है। जो दिक्कत होंगी वो डाउट सेशन में आके पूछनी है, ठीक है। जो दिक्कत होंगी उसको डाउट सेशन में आकर के जरूर पूछनी है, उसको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन मैं कर दूंगा कि हाँ कैसे किया, ये चीज कैसे होती है, ठीक है। हाँ, एक दिन मैं निर्धारित करता हूँ ग्रुप डिस्कशन के लिए, भाई अंकित जी भी रहेंगे, आप लोग भी आइए, अपना बैठिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो ऐसी कुछ प्रॉब्लम होगी उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। कुछ प्लान चल रहा है, बाकी तब तक अपने प्रिपरेशंस को अच्छे करिए और ये दोनों क्वेश्चंस को करते रहनी है। और उधर से मैं कल ऑडिटिंग में हाथ लगाता हूँ, ऑडिट अकाउंटिंग, मतलब लगभग 5-7 दिन मुझे लगेंगे, 6-7 दिन का मुझे टाइम लगेगा पूरी अकाउंटिंग ऑडिटिंग को कंप्लीट करने में, क्योंकि कुछ चैप्टर्स उसके हम पढ़ भी चुके हैं, है ना। जो 11th वाला पोर्शन है उसको हम पढ़ भी चुके हैं, तो वो ज्यादा हमें दिक्कत नहीं करेंगी, है ना। उसको करते हुए साथ साथ हम अपना 12th का पोर्शन और कॉस्टिंग ऑडिटिंग करते हुए बाहर वहां से निकल जाएंगे। एम आई राइट? चलो बहुत बढ़िया जी, थैंक यू। एंड उसके थ्योरी वाला PDF जो है वो भेज दिया जा रहा है, उसको पढ़नी है अकाउंटिंग ऑडिटिंग की और इसके क्वेश्चंस को करनी है। चलिए मिलते हैं कल वही टाइमिंग 8 बजे ही, और बाकी पेपर 1 क्लास शाम को है 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक, ठीक है। आज का क्लास कैसा लगा बताइए, कोई दिक्कत है, डाउट्स है पूछिए, अभी उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं जो जुड़े हुए हैं। बाकी कुछ लोग बाहर चले गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो जुड़े हुए हैं अभी तक वो बताएं कैसा है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, एनी डाउट्स, एनी प्रॉब्लम ब्रो? नहीं, चलिए बहुत बढ़िया जी, थैंक यू सो मच।